नमस्कार, सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध प्रगाढ़ हो, मजबूत हो, और इसके लिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ये ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं सच्ची खबरों का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की बड़ी खबरों पर एक नज़र। यूपी में साधुओं की हत्या, उद्धव ठाकरे ने कहा कड़ी कार्रवाई करें योगी। बीजेपी ने अपने ही विधायक के बयान को बताया विभाजनकारी। अमीरों पर टैक्स बढ़ाने के सुझाव के बाद 3 अधिकारियों पर कार्रवाई। आरबीआई ने स्वीकारे बैंक चोरों के नाम, राहुल गांधी हुए हमलावर। सूरत में तीसरी बार सड़कों पर उतरे मजदूर, किया पथराव। और अब खास खबरों पर नज़र डालने के बाद आज की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर लेते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग के बाद अब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या से सनसनी फैल गई। दोनों साधुओं की लाशें अनूप शहर कोतवाली इलाके में बने एक मंदिर परिसर से मिली हैं। बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इन युवकों ने साधुओं का सामान चुरा लिया था, जिसके बाद साधुओं ने उन्हें पकड़ लिया था। बाद में पकड़े जाने वाले लोगों ने दोनों साधुओं की हत्या कर दी। आरोपियों ने पूछताछ में कहा है कि भगवान की इच्छा थी, इसलिए डंडे से पीट कर दोनों साधुओं को मार डाला। उनकी साधुओं से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी नशे में थे। पुलिस उनसे विस्तृत पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन करके महाराष्ट्र की तरह कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कई और नेताओं ने इस घटना पर बयान देकर कहा है कि पालघर की घटना की तरह इस मामले का भी सांप्रदायिकरण न किया जाए। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का योगी पर यह पलटवार है, क्योंकि पिछले दिनों महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की लिंचिंग के बाद योगी ने उद्धव को फोन करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके अलावा प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने भी कहा है कि इस घटना का राजनीतिकरण न करके तुरंत कार्रवाई की जाए। तो एक घटना में पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई थी और अब उत्तर प्रदेश में 2 साधुओं की हत्या हुई है। महाराष्ट्र में जब साधुओं की हत्या हुई तो उसे एक बड़ा रूप दे दिया गया। उसे पहले एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, उसे हिंदू मुस्लिम तनाव, झगड़ा और हिंसा के रूप में पेश किया गया। और बाद में जब ये पता चला कि उसमें मुसलमान शामिल नहीं थे उस मॉब लिंचिंग में, तो उसे फिर महाराष्ट्र सरकार पर डाल दिया गया, राजनीति उस पर हुई और उसको सीधे सोनिया गांधी से जोड़ दिया गया। और इसमें हमारे मीडिया का बहुत ही ख़तरनाक रोल था, बहुत ही घृणित रोल था। मैं कहूँगा कि उसने इस पूरे मामले को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा और जिस तरह से हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की और बाद में और भी तरह से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी को लपेटने की कोशिश की गई। एक एंकर ने तो सारी हदें पार करके इस पूरे कांड को जिस तरह से पेश किया, वो मीडिया के लिए भी शर्मनाक है और देश के लिए भी शर्मनाक है। लेकिन राजनीति ने भी कोई कम खेल नहीं खेले। योगी आदित्यनाथ ने इसको एक सांप्रदायिक रंग देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को फ़ोन किया। अमित शाह गृह मंत्री ने भी फ़ोन कर दिया। अब जब उत्तर प्रदेश में ठीक इसी तरह की घटना हुई है तो हमारे मीडिया का रिएक्शन क्या होगा, हमारी राजनीति किस तरह से रिएक्ट करेगी, योगी आदित्यनाथ कैसे इसको हैंडल करेंगे और अमित शाह इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। तो जो एक आपराधिक घटना थी उसे आपराधिक घटनाओं के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। उसे दूसरे रंग देना ये न तो पत्रकारिता के उसूलों के अनुरूप है, न राजनीति कहती है कि ऐसा किया जाना चाहिए। और सामाजिक और राष्ट्रीय जो सद्भावना है उसको नष्ट करने में इस तरह के जब काम किए जाते हैं तो बहुत बुरा असर पड़ता है, नष्ट होती है उसमें तहस नहस होती है। तो ये एक ऐसा
अब दो समानांतर घटनाएं खड़ी हो गई हमारे सामने, महाराष्ट्र की और उत्तर प्रदेश की। और आम दर्शकों को भी ये समझना चाहिए कि राजनीति और मीडिया का जो गठजोड़ हो गया है वो किस तरह से चीज़ों को प्ले करता है, खेलता है, किस तरह से हमें आपको आपस में लड़ाने की कोशिश करता है, हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश करता है, राजनीति करता है, उसमें विचारधारा की मिक्सिंग करके उसे दूसरे रूप देने की कोशिश करता है, कुछ नेताओं को बदनाम करता है, कुछ सरकारों को बदनाम करता है और इस तरह से पूरे माहौल को विषाक्त बनाया जाता है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि इस घटना का सांप्रदायिकरण नहीं होगा और इसके बाद जो भी घटनाएं होंगी उनको एक आपराधिक नज़रिए से आपराधिक मान कर उनको देखा जाएगा कि अपराध होता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता है। उम्मीद करना चाहिए जो तबलीगी जमात से लेकर पालघर तक हुआ है वो हमें भविष्य में देखने को ना मिले। और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा राजनीतिक दलों को, ख़ासतौर पर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, दिल्ली की सत्ता में भी और राज्यों की सत्ता में भी। उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, सांप्रदायिक माहौल है, वो अभी देश भर में सबसे निम्नतम स्तर पर है। वहाँ पर जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है एक ख़ास वर्ग को, एक समुदाय को, वो भी बहुत चिंता का विषय है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जब दूसरे मुख्यमंत्री को पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत ही हास्यास्पद विद्रूप तस्वीर बनकर उभरती है। तो मित्रों, इस पर नज़र रखिएगा कि हमारा मीडिया इसको किस तरह से लेता है और किस तरह से पेश करता है। हम अब एक अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और वो भी बीजेपी से ही जुड़ी हुई है। बीजेपी के ही नेता किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं इस कोरोना के संकट के समय, ज़रा गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी के इस बयान से बवाल मच गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति मुसलमानों से सब्जी न खरीदे। तिवारी देवरिया ज़िले की बरहज विधानसभा सीट से विधायक हैं। तिवारी के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक जगह पर विधायक वहां मौजूद लोगों से कहते हैं कि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं आप सबको बोल रहा हूँ, ओपनली कोई भी मियाँ के हाथ से सब्जी नहीं लेनी है। इस पर उनके पास खड़ा एक आदमी कहता है कि ऐसा करने पर दिल्ली में मुकदमा दर्ज हो गया है। बताया जाता है कि इस दौरान वहां पर कुछ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे और उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं की। बीजेपी ने अपने विधायक के इस बयान को विभाजनकारी बताया है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे देशद्रोह के जैसा अपराध बताया है। और निश्चित रूप से ये समाज को बांटने वाला, समाज में वैमनस्य पैदा करने वाला बयान है और निश्चित रूप से इसे जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है उसके तहत लिया जाना चाहिए। योगी जी बात बात पर रासुका का डर दिखाते हैं। जब दूसरे समुदाय के लोग किसी घटना में लिप्त नहीं होते तब भी अब यहाँ पर उनके अपने विधायक इस तरह का बयान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और रासुका के तहत गिरफ्तारी होनी चाहिए। केवल ये कह देने से बात नहीं बनती है कि ये बयान विभाजनकारी है, क्योंकि ये पूरा एक मैसेज जाएगा और ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि यूपी में ख़ास तौर पर ये इस तरह की वारदात लगातार हो रही हैं और जो बीजेपी हैं, उनसे जुड़े संगठन हैं, वो लगातार इस तरह का माहौल बना रहे हैं जिसमें एक समुदाय के लोगों से सामान न खरीदने की अपील की जा रही है। सब्जी के ठेलों पर बाकायदा विश्व हिंदू परिषद के बैनर आपको देखने को मिले होंगे मीडिया में और इस तरह से बहुत जो भी संगठन हैं वो काम कर रहे हैं। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात में इसी तरह से अल्पसंख्यक समुदाय का बहिष्कार करने, उनको अलग थलग करने की कोशिश की गई थी। अब उत्तर प्रदेश में उसको लागू किया जा रहा है और ये जाहिर है कि ये राजनीति का हिस्सा है। ये पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है, अपने वोट बैंक को मजबूत करने की एक कोशिश के रूप में। इससे लड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। अखिलेश यादव अगर बयान दे रहे हैं, प्रियंका गांधी अगर बयान दे रहे हैं तो ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए ज़मीन पर उतरकर उन्हें इस तरह के लोगों से लड़ना पड़ेगा जो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी से भी उम्मीद रखनी चाहिए कि वो विभाजनकारी कहकर ही पल्ला न झाड़ ले। केंद्रीय हाईकमान, जो बड़े नेता हैं, जो टीवी पर आकर देश को संदेश देते हैं कि हमें एकजुट रहना है, तो एकजुटता का संदेश ऊपर से आना चाहिए और जो इस संदेश को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करना चाहिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। 50 IRS अधिकारियों द्वारा सुपर रिच लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूलने का सुझाव देने का मामला अब काफ़ी गर्मा गया है। इस मामले में CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने
3 वरिष्ठ IARS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल ये मामला तब गर्मा गया था जब 50 अफसरों द्वारा भेजा गया अमीरों और विदेशी कंपनियों से ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला प्रस्ताव केंद्र सरकार को पसंद नहीं आया था। वो आग बबूला हो गई थी। इसके बाद CBDT ने रविवार को कहा था कि आयकर विभाग के 50 IARS अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की जा रही है। उसका आरोप था कि अधिकारियों ने बिना निर्देश के प्रस्ताव तैयार किया और उसे सोशल मीडिया पर जारी भी कर दिया। तो अब 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की शुरुआत करके ये सरकार अधिकारियों को धमका रही है, डरा रही है कि वो अब ऐसा कोई सुझाव न दें जो सरकार को पसंद नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ना करें जो सरकार को पसंद नहीं है। हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं कि ये एक बहुत अच्छा प्रस्ताव था, IARS अधिकारियों के द्वारा अच्छी पहल थी। उन्होंने पूरा एक मुकम्मल प्रस्ताव तैयार किया था। इसके अलावा ढेर सारे उन्होंने सुझाव दिए थे उसमें कि कैसे इस कोरोना संकट और आर्थिक संकट से निपटने के लिए राजस्व के नए स्रोत तलाशे जा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जो सुपर रिच हैं उन पर कुछ टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो रेवेन्यू आएगी, और उसके पूरे लॉजिक हैं वहाँ पर, उसमें कोई बुराई नहीं थी। फिर भी अगर सरकार को ये प्रपोजल पसंद नहीं थे तो वो रद्दी की टोकरी में डाल सकती थी। ये जो कार्रवाई हो रही है IARS अधिकारियों के खिलाफ, ये सीधा सीधा इसका संबंध उनको धमकाने से है, उनको डराने से है, ताकि दूसरे कोई अधिकारी भी इस तरह से नया न सोचें, सरकार जो सोच रही उससे हट कर ना सोचें, सरकार की पॉलिसी में किसी तरह का योगदान करने के बारे में ना सोचें जब तक उनसे कहा ना जाए। तो एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें एक आयरन कर्टन डाला जा रहा है। उस आयरन कर्टन के पीछे जो कुछ भी हो रहा है वो उसे आपको जस का तस स्वीकार कर लेना है। उसमें किसी तरह की नुक्ताचीनी की गुंजाइश नहीं है, उसमें किसी तरह के सुझाव की गुंजाइश नहीं है, और सलाह तो इस सरकार को किसी की मानना ही नहीं है। कितने आर्थिक सलाहकार आए और छोड़ कर चले गए। RBI के गवर्नर 3-4 बार बदल चुके हैं, और जाने कब तक कौन अधिकारी कब चला जाए। तो इस सरकार का जो रुख है एक निरंकुशता वाला, वो आपको इस घटना में भी साफ साफ दिख रहा है कि अच्छे सुझावों का वो स्वागत नहीं करने को तैयार है। और जो उद्योगपति हैं उनके कितने दबाव में है ये सरकार कि उन पर थोड़ा भी टैक्स बढ़ाने के मामले पर ही वो इस कदर बिदक जाती है, आग बबूला हो जाती है। अगली खबर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार किया है कि उसने 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ किए हैं, और इसमें फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम भी शामिल है। ये जानकारी एक RTI के जवाब में सामने आई है। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि जब मैंने संसद में एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए, तो वित्त मंत्री ने जवाब देने से ही मना कर दिया था। लेकिन अब RBI ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं। इससे साफ होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में इस सच को छुपाया। उधर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इस खुलासे का जिक्र करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के समय नरेंद्र मोदी सरकार की जनधन गबन योजना का पर्दाफाश हुआ है। तो आप देखिए कि ये RTI के ज़रिए कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं। घोटाले कितने हुए हैं उनको निकालने की राह में बहुत सारी अड़चनें खड़ी कर दी गई हैं। रिपोर्टर्स को, मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, अधिकारियों से बातचीत करने की अधिकार नहीं है, वो नेताओं से नहीं मिल सकते, मंत्रियों से नहीं मिल सकते। ये तमाम तरह की अड़चनें, बाधाएं खड़ी कर दी गई हैं। इसलिए करप्शन की खबरें बाहर नहीं आ रही हैं, लेकिन करप्शन हो रहा है, उद्योगपतियों की जेबें भरी जा रही हैं। और ये उदाहरण है कि किस तरह से मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के बैंक ने कर्जे माफ़ कर दिए हैं, जो कि फ्रॉड हैं, जो यहाँ से पैसे लेकर भाग गए हैं, विजय माल्या भाग गए हैं। और ये पूरी लिस्ट खंगालने पर पता चलेगा कि उसमें से कितने ऐसे हैं, राहुल गांधी ने जो नाम दिया है कि BJP के मित्र, उसमें कितने BJP के मित्र हैं, उसमें हो सकता है कांग्रेस के भी मित्र होंगे, दूसरी पार्टियों के भी मित्र होंगे। लेकिन ये सामने आना चाहिए, किसी भी पार्टी के मित्र हों, उन्होंने इस देश के साथ
छल किया है, इस देश के लोगों का पैसा लूटा है और इन बैंकों को भी दंडित किया जाना चाहिए जिन्होंने इनके कर्जे माफ़ किए हैं, क्योंकि ये हमारी आपकी पॉकेट से गया पैसा है। ये इन्होंने लूटा है बैंकों को और इन्हें कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। इन 50 बैंकों के चोरों की लिस्ट अब सामने आ गई है, तो जाहिर है कि मीडिया भी इस पर थोड़ा काम कर सकता है, लेकिन मीडिया पर बहुत दबाव है, शायद वो बहुत काम ना कर सके। उन लोगों को ही काम करना पड़ेगा जो इस तरह के कामों को जोखिम के साथ करते रहे हैं। तो इंतज़ार करना चाहिए कि इस खबर के और डिटेल्स आएंगे तो और शायद हमें पता चलेगा कि ये सरकार कहाँ कहाँ कितनी फंसी हुई है। और अब आज की अंतिम खबर का रुख करते हैं। लॉकडाउन की वजह से घर से दूर फंसे मजदूरों ने एक बार फिर से गुजरात के सूरत शहर में हंगामा किया है। उनका आरोप है कि लॉकडाउन के बावजूद उनसे काम करवाया जा रहा है और घर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने खाना न दिए जाने की भी शिकायत की। सूरत में डायमंड बुश दफ्तर के बाहर मजदूरों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया और पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। मजदूरों की मांग है कि उन्हें तुरंत उनके गांव भेजा जाए। बता दें, इससे पहले भी 2 बार घर जाने के लिए मजदूर हंगामा कर चुके हैं। तो मजदूरों के साथ जो सलूक हो रहा है और जो वहाँ की राज्य सरकार का बर्ताव है वो बड़ा ही शर्मनाक है, क्योंकि 2 बार मजदूर प्रदर्शन कर चुके हैं, उनकी शिकायतें वो नहीं सुन रही है, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है और बार बार मजदूरों को सड़कों पे आना पड़ रहा है, हंगामा करना पड़ रहा है और फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये तो हद दर्जे की संवेदनहीनता है राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी, इसलिए कि केंद्र में बैठे जो 2 बड़े दिग्गज नेता हैं वो गुजरात से ही आते हैं। उन्हें सोचना चाहिए, और ये सारे मजदूर हिंदू हैं, मतलब मुसलमानों से आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये सारे मजदूर हिंदू हैं और वो अपने घर लौटना चाहते हैं, तो इनकी तो मदद करनी चाहिए। आप हिंदूवादी सरकार हैं, हिंदुत्ववाद आपकी विचारधारा है, तो इनसे क्यों परहेज करना, इनको क्यों परेशान करना, इनको वापस भेजने का इंतज़ाम कीजिए, या कम से कम वो ठीक से रह सकें, ठीक से अपना ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ठीक से गुजार सकें, स्वस्थ वातावरण में रह सकें। ऐसा ना हो कि वो इतने सोशल डिस्टेंस मेंटेन ना कर पाएँ और एक दूसरे को कोरोना से संक्रमित कर दें और जब गांव में जाएं अपने तो वहाँ भी संक्रमण फैला दें। तो ये सावधानियां बरतने की उम्मीद गुजरात सरकार से की जानी चाहिए, लेकिन एक के बाद एक जब 3 बार ये चीज़ हो चुकी है तो ये बताता है कि राज्य सरकार का रवैया बहुत ही उदासीन है, बहुत उपेक्षित करने वाला है और वो इन समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार या तो अक्षम है, नाकाबिल है, वो इस तरह की चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही है। और ये ऐसा लगता भी है क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण वहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है, केवल 3-4 ज़िले हैं जहाँ पर अब संक्रमण नहीं है और अहमदाबाद तो एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बन ही गया है। तो गुजरात सरकार के काम काज पर ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी भी है। तो मित्रों, ये था आज की सच्ची खबरों का कार्यक्रम सुनिए सच। कल हम फिर आएंगे कल की सच्ची खबरें लेकर सुनिए सच में। उम्मीद है कि कल आपसे फिर हम रूबरू होंगे, तो तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। लेकिन जाने से पहले आपसे फिर एक निवेदन कि लाइक ज़रूर कीजिएगा इस प्रोग्राम को, शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।